हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियोस के बाद कुछ जातक जातिकाओं के कुछ सवाल थे, तो मेरे को लगता है कि ये नेचुरल क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमको हमेशा डील करना चाहिए, जिससे कि आपको भी एक ट्रस्ट हो कि भाई हो क्या रहा है, चीज होती है तो होती क्यों है, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला सवाल ये कि एक समय में बहुत सारे जातक जातिकाओं का जन्म होता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि सबकी कुंडली एक जैसी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। अगर कुंडली एक जैसी दिखती है तो फिर अंतर कहां पे आता है? ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हम पहले बायोलॉजी में चलते हैं। ठीक है। बायोलॉजी से हम आएंगे, फिर हम आ जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, 3 इडियट्स तक पहुंचेंगे अपन, और वहां से अपन इसके फाइनल आंसर को डिकोड कर लेंगे। तो आप सिर्फ एक सिंपल सा केस पुट करते हो, वो कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, मिनट में सुलझ जाएगा। ज्यादा बड़े केसेस से शुरुआत करते हैं, फिर आते आते तक अपन कंप्लीट केस स्टडी कर लेंगे। केस 1 ले लेते हैं। केस 1 ये है ट्विंस केस। ट्विंस में एक ही जैसे शक्ल के दो जातक, दो जातिकाएं ऐसा देखने को मिलता है ना। कुछ कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पे कि एट द सेम टाइम, यानी कि बर्थ एट द सेम टाइम के केस में एक आध कोई बॉय और एक आध कोई गर्ल निकला, बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही रेयर। अन्यथा ट्विंस जो आते हैं वो सेम सेक्स से ही डेवलप होते हैं। इसलिए यहां पे एक चीज समझ लीजिए, इन जातक जातिकाओं के साथ बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हुई दिखती है। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। ट्विंस जब होते हैं तो होता क्या है कि एक एग जो है वो फर्टिलाइज होता है, ओवम वाला जो आप कंसेप्ट बायोलॉजी में पढ़ते हो, उस एक एग के फर्टिलाइज होने के कारण जो ट्रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर से रहते हैं, और उसी के कारण आपको पूरी की पूरी फिजिकल स्ट्रक्चर, जेनेटिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सा ही दिखाई देता है। एक एग, उसके अंदर क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके अंदर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट हुआ, यहां पर मोस्टली ऐसा पाया जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेम एग के ऊपर इक्वल अमाउंट में जाते हुए दिखते हैं, और इसलिए एक प्रॉपर ग्रोथ के साथ दोनों ही चाइल्ड्स में बर्थ हो जाता है। प्रॉपर ग्रोथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही एग है, एक ही एरिया है जहां पे कि चीजों को जाना है, फिर अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ऑलमोस्ट हम मानते हैं कि चीजें जो है काफी हद तक कंट्रोल वे में, पॉजिटिव वे में देखने को मिलती है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां पे कि ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए जन्म हो जाए, बस उससे ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है। एक साथ एक समय पर एग्जैक्टली एक टाइम के ऊपर जन्म यहाँ पर मुमकिन है। ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों के साथ चीजें जो होंगी वो एक जैसी चलेंगी, लेकिन आगे आते आते तक शायद इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि दोनों एग्जैक्टली एक ही टाइम पे बर्थ कर जाएं। ठीक है। अभी मैं बर्थ समझाऊंगा आपको कि बर्थ है क्या एक्चुअल में। तो ये हुआ केस 1, जिसमें कि हमने सबसे क्रिटिकल केस उठाया है ट्विंस का। दो बच्चे, एक एग होने के कारण सेम कैरेक्टर, पूरा ऊपर की बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर भी आपको देखने में एक जैसा दिखता है। केस 2 ले लेते हैं कि बच्चों का जन्म होगा, दो बच्चे जन्म लेंगे, एक ही मां से होंगे। ठीक है। ये केस 2 होगा। यहां पे क्या होगा, बच्चों की शक्ल आपस में मैच नहीं करेगी, जन्म की तारीख सेम रहेगी, उनका बर्थ जो है वो 2 से लेकर 5 मिनट के अंतर पे होगा। ठीक है। ये केस को समझ लीजिए। ये केस क्या है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस मैच नहीं कर रही, यहां पे दो अलग अलग एग्स हैं। ठीक। इन दो एग्स में फर्टिलाइजेशन हुआ। पहला लॉजिक ये हो सकता है कि इनका फर्टिलाइजेशन एट द सेम टाइम हुआ हो। दूसरा ये हो सकता है कि पहला एग थोड़ा सा पहले फर्टिलाइज हो जाए और दूसरा एग थोड़े समय के बाद फर्टिलाइज हो। इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस देखने को मिलता है वो ये होता है कि एक बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ज्यादा हैं, और दूसरे में उसके या तो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, या नेचर भी थोड़े से अपोजिट हो जाया करते हैं। रीजन क्या होता है वो डिपेंड हो जाता है कि किस एग की तरफ न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में गया और किस एग की तरफ न्यूट्रिएंट कम मात्रा में गया, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वही थी,
भूख ज्यादा लग सकती है, वो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ऑर्गन का जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ाई जाती अपने आप में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक नेचुरल कैपेसिटी होती है कि जिन बच्चों का जन्म 2 या 5 मिनट के अंतराल पे होता है, वो 2 अलग अलग एग से हैं, उनकी सूरत शक्लें एक जैसी नहीं नजर आती, और कहीं ना कहीं उनमें किसी एक तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो रीजन वही कि दोनों को न्यूट्रिएंट अलग अलग पॉइंट पर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये हो गए जो सबसे वर्स्ट केस आप ले सकते थे। अब जवाब आपके साधारण से सवालों का, जो कि होता है सिंपल केस, केस 3, जिसमें कि हमारे को सभी एक जगह पे हो सकता है जन्म ले लें, लेकिन फिर भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो नाउ कम्स द केस 3। ये क्या होगा, चाइल्ड बर्थ सेम हॉस्पिटल में करा देता हूं, ठीक है, सेम हॉस्पिटल। सेम हॉस्पिटल में चाइल्ड बर्थ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप ये बताओ कि जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, क्या उनका एग कॉमन था? क्या वो सबके सब में स्पर्म कॉमन था? नहीं था। तो इसका मतलब है कि पहला जो इनिशियल डिफरेंशिएशन है वो आ गया, जेनेटिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये पहली चीज आ गई कि जेनेटिकल डिफरेंस होने के कारण कुंडली एक जैसी भी दिखाई देगी, उसके बावजूद भी चीजें अलग अलग होंगी। दूसरी बात कि एक शहर में, एक हॉस्पिटल में, एक दुनिया में जितने भी बच्चे एट द सेम टाइम जन्म दें, वो क्या होगा, उसमें हमारे को एक फैक्टर ही दिखाई देता है, और वो होता है टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ। ये एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है, ये एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, ठीक है। इसको रेक्टिफिकेशन देनी पड़ती है, टाइम ऑफ बर्थ को रेक्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि सही टाइम ऑफ बर्थ क्या रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। टाइम ऑफ बर्थ एक्चुअल में डिसाइड क्या करता है? टाइम ऑफ बर्थ जो है वो डिसाइड करता है आपके कुंडली में आपके लगन को, ठीक है। अब कुंडली का जो लगन है वो आप देखोगे तो वो 2 घंटे तक वो एक सा रह सकता है। 2 घंटे में हमें 30 डिग्री क्रॉस करनी है, 2 घंटे में हमें 30 डिग्री क्रॉस करनी है। 2 घंटा हमारे लिए किसके बराबर है मैथमेटिक्स में? 30 डिग्री के बराबर है। 1 घंटा किसके बराबर होगा? 15 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है। अब आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, ये किसके बराबर है? 60 मिनट के बराबर है, 60 मिनट। और ये कितना है अभी हमारे पास? 15 डिग्री। अब यहां से अगर आप कोई कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करोगे तो 4 मिनट और यहां पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी जो घड़ी नोट कर सकती है उसके हिसाब से देखें तो आपकी घड़ी जब 4 मिनट नोट करती है तो एस्ट्रोलॉजी में 1 डिग्री खिसकती है, 1 डिग्री खिसकती है, ठीक है। हम जो चार्ट्स को यूज करते हैं उनमें से एक चार्ट होता है पास्ट बर्थ चार्ट। पास्ट बर्थ चार्ट जो है उसको D60 कहते हैं, और वो चार्ट जो है उसके चलने का जो पॉइंट है वो होता है ऑलमोस्ट आधा डिग्री का, 0.5 डिग्री कह लीजिए, या वो इस तरीके से होता है कि 1/60 का डिवीजन है वो, 1/60 का डिवीजन है वो। मतलब उसको तो मैं ये कह दूं कि वो मिनट का भी आधा हिस्सा रह जाता है उसमें जाके, वो इतना माइन्यूट चार्ट होता है। फिर हम अपने रिसर्च में अब जहां बात करने के लिए आगे आ रहे हैं, हम जो चार्ट यूज कर रहे हैं D60 इज पास्ट बर्थ चार्ट, बट हम यूज करने वाले हैं आगे जाके D81, क्योंकि D81 एक्चुअल में आपकी किस्मत है, रियल किस्मत है, 9th हाउस का 9th डिवीजन है,
तो आप समझ सकते हो 1/81, 1/60 ये इनकी तुलना में बहुत ही माइन्यूट चीज है, बहुत ज्यादा माइन्यूट चीज है। इसीलिए जो पीछे से चला आ रहा है उसकी कैलकुलेशन आपके सेकेंडों का भी फ्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, आज की तारीख में हम जब ये लॉजिक दे रहे हैं उस समय पर हमारी कैलकुलेशन जो है अभी वो 81, 100 तक जा रही है। आने वाले वक्त में कोई और भी आएगा जो और खोजेगा तो वो शायद उसको और भी बारीकी में लेकर जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम आप ये समझ चुके हो कि डिविजन्स जो है वो 1/81, 1/100 और 1/144 तक जाने वाले हैं, जो कि आपके मिनट्स का बहुत माइन्यूट सेकंड्स या उसके अंदर भी सेकंड्स में जाएंगे। ये ऊपर ऊपर की बात मैथमेटिक्स के हिसाब से कि मैथमेटिक्स में कुंडली में कहां पे बदलाव आ जाया करते हैं। अब काम की बात जो मैंने कहा था बायोलॉजी से हमें समझनी है, वो ये कि टाइम ऑफ बर्थ एक्चुअल में होता क्या है। टाइम ऑफ बर्थ वो टाइम नहीं है जब आपने जन्म ले लिया। टाइम ऑफ बर्थ से एक्चुअल मतलब होता है कि फर्स्ट ब्रीथ या फर्स्ट क्राई, दिस इज कॉल्ड योर टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, अब आपको हमेशा ये टाइम ऑफ बर्थ ही दिखाई देता है कि सर टाइम ऑफ बर्थ तो सेम था, हॉस्पिटल भी सेम था, मगर अलग अलग क्यों? आप ये सवाल करते हो। आप ये चीज भूल जाते हो कि उसकी जो बॉडी के ऑर्गन बने थे, बॉडी के ऑर्गन बने होंगे, ये पीरियड कहां गया? ये हम लेते हैं कुल मिला के 9 मंथ्स का एक पूरा पीरियड लेते हैं, राइट। 9 मंथ्स का जब आप पीरियड लेते हो तो वो 9 मंथ्स का पीरियड आप भूल जाते हो। उन 9 मंथ्स के पीरियड के अंदर ही सब कुछ है। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको पता होगा कि अभिमन्यु को जो वो नॉलेज मिलती है चक्रव्यूह में एंटर होने की, वो तब तक मिलती है जब तक कि उनकी माताजी सो नहीं जाती। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक सराउंडिंग है जो पहले से मिलती है, वो टाइम ऑफ बर्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए जो पुराने समय में जो गर्भ धारण होता था उसकी पूरी एक विधि विधान होती थी, उसकी पूरी एक पूजा होती थी, उसका पूरा एक प्रोसेस होता था। मेरे ख्याल से आज भी राजस्थान के इतिहास में वो पूरी विधियां जो हैं, कलाएं हैं, वो सब कुछ पढ़ाई भी जाती हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो 9 मंथ के पीरियड के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। वो 9 मंथ के पीरियड में क्या कुछ छिपा है इसको देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, वहां पे उसमें आने वाले न्यूट्रिएंट्स छिपे हुए हैं। ठंडी के हिसाब से अगर जन्म है तो आपने फल फ्रूट जो खाए होंगे वो ठंड के हिसाब से खाए होंगे। गर्मी का जन्म रहा होगा तो गर्मी में जो आपको फल फ्रूट्स मिलते होंगे आपने वो खाए होंगे। बरसात का जन्म रहा होगा तो उसके 9 महीने पहले जो फल फ्रूट्स आए होंगे वो आपने खाए होंगे। ठीक है, पहली चीज, यानी कि जो न्यूट्रिशन जा रहा था बॉडी में वो उन हिसाब से फल फ्रूट्स के हिसाब से गया होगा, ये पहली चीज। दूसरी बात कि वो जो 9 मंथ्स रहे होंगे उनका जो भी टेम्परेचर वेरिएशंस भी रहा होगा वो आउटर बॉडी ऑफ द मदर पे आया होगा, लेकिन उसका कोई ना कोई इंपैक्ट जो है वो इनर बॉडी ऑफ द चाइल्ड पे भी जाता है। ठीक है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी समझ लीजिए। मेरे पास एक केस आया था, वो केस इंडियन थे और वो यूएसए में रह रहे थे। उनको एक बेटा था और उसकी जो एज थी वो अराउंड 5 ईयर हो चली थी, 5 इयर्स। और लेडी ने जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत ज्यादा गुमसुम है, बहुत ही ज्यादा गुमसुम है, इतना गुमसुम है कि एक जगह बैठ जाए तो बस उसी में वो लगा रहता है। हमें डर ये लगता है कि अगर ये सीढ़ी उतरने में कहीं किसी दिन गिर ना जाए। बच्चा छोटा नहीं है, 5 साल का है, लेकिन बचपन से ही वो गुमसुम सा है। कुंडली के अंदर हमने जैसे ही देखा तो हमें दिखाई दिया कि लग्नेश केतु अष्टम से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सबसे पहला सवाल किया कि क्या जन्म के समय के पहले इनकी मदर बहुत ज्यादा पूजा पाठ में चली गई थी? उन्होंने कहा हाँ चले गए थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि किन्हीं का एक्सीडेंट या कुछ हो गया था और अपने आप को रिकवर करने के लिए या कुछ हद तक उस नेगेटिविटी से रिकवर करने के लिए मदर ने पूजा पाठ का सहारा लिया हुआ था। तो जो थॉट प्रोसेस मदर के अंदर थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं। ये बात को नहीं भूला जा सकता, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है।
कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुंडलियों में आते हैं तो हम उनसे पर्सनली ये बोलते हैं कि बताओ आपकी बच्चे के जन्म के समय माता पिता के बीच में लड़ाइयां हुई थी? वो कहते हैं हाँ हो गई थी, बहस हो गई थी। तो वो जो इम्पैक्ट्स हैं वो बच्चों के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। कई बार आप देखोगे कि जब हम कहते हैं कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रही हैं या ऐसे इश्यूज के साथ चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, तो वो पीछे के 9 महीने ही इंपॉर्टेंट है। वो 9 महीने के अंदर आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी, आपका खाना पीना क्या था, आपकी दिनचर्या क्या थी, वो डिफाइन करती है कि उस चाइल्ड के अंदर आने वाले ट्रेड्स, कैरेक्टर्स क्या थे। कुंडली के अंदर टाइम ऑफ बर्थ फर्स्ट क्राई है, यानी कि जब हम जैसे उसमें देखते हैं 3 इडियट में कि बच्चे का जन्म तो हुआ लेकिन वो रोया ही नहीं, तो जब तक कि वो रोया नहीं, जब तक कि उसने ब्रीदिंग नहीं करी, तब तक हम उसको बर्थ नहीं मानते। इसीलिए रेक्टिफिकेशन जब हम करते हैं फर्स्ट क्राई का, तो उसका एक कंडीशन होता है, उसके कुछ एक रूल्स होते हैं। वो रूल्स को भी आप चाहो तो मैं समझा दे रहा हूं। रूल ये कहता है कि दुनिया में आप सारी नॉलेज एक्वायर करते हो, दुनिया में आप सारी नॉलेज एक्वायर करते हो, कुछ ऐसी चीज है जो आपको गिफ्टेड होती है। अब आप बताओ वो कौन सी चीज होगी जो कि गिफ्टेड होती है। चाहे आप इंसान को देख लो, चाहे आप किसी भी जानवर को देख लो, आप किसी भी पक्षी को देख लो, आप जब भी जन्म लेते हो आपको अपनी फूड हैबिट, फूड हैबिट से मेरा मतलब है कि कैसे वो जंतु अपना पोषक आहार लेगा, ये उसे पता होता है। कोई नहीं सिखाता दूध पीना किसी छोटे बच्चे को, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो किसी भी जंतु का हो, लेकिन वो सीख के आता है। कुछ चीजें आपके अंदर कोडेड होती हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ कह दूं या किसी भी जंतु की जिंदगी के लिए जरूरी होती है, ठीक है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, वो सारी चीजें जिंदगी आपको सिखा के भेजती है। एंड दैट इज कॉल्ड द मात्र कारक। ये मात्र कारक जो है, ये कंसेप्ट है आपके भृगु नाड़ी का। वहां पे एक प्लेनेट होता है, उसे कहते हैं मात्र कारक। ये वो चीजें होती हैं जो कि गिफ्टेड होती हैं, यानी कि हर इंसान उसे सीख जाता है। हमें बस उस प्लेनेट की एक पोजीशन सेट करनी होती है, जिससे हम बोलते हैं कि ये आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होगा। तो ये चीज तो हुई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की। जो मेन क्वेश्चन था कि सेम चार्ट बट डिफरेंस क्या, तो सेम चार्ट में डिफरेंस ये कि पीछे के 9 महीने जो थे, अब आप इसको और थोड़ा सा रेक्टिफाई करना, 9 मंथ्स जो है इसको और रेक्टिफाई करके लेकर आए, हम इसको लेकर आए 6 मंथ्स पर। ये 6 मंथ और रेक्टिफाई होगा, फिर ये आएगा 3 मंथ्स पर, और यहां तक के होने के बाद फिर आएगा आपका जिस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, राइट। तो इतने पीरियड के अंदर भी तो कुछ दशाएं चलती हैं, इसकी भी दशाओं को कुंडली के अंदर देखना होता है। एक केस हुआ था फेसबुक के अंदर, मैंने लिख दिया था कि बच्चे की जो है बीमारी उसके जन्म के पहले ही चली आ रही थी, मतलब उन्होंने कोई एक डेट ऑफ बर्थ दी होगी, मैंने डेट ऑफ बर्थ से 3 महीने पहले वाली चीज को लिख दिया था। भयंकर मजाक बना था जिंदगी में पहली बार। लेकिन वो ये बात भूल गए कि जब आप किसी भी चाइल्ड के बर्थ को देख रहे हो और चाइल्ड बर्थ होते ही बीमार हो गया, तो इसका मतलब आज की तारीख में ही उसके ऊपर एकदम से कोई एनवायरमेंटल फैक्टर ने काम नहीं किया, लेकिन जब वो आपके गर्भ में था, उसके पीछे के 9 महीने के अंदर अगर कोई भी इंसिडेंट मदर के साथ, उसके एनवायरमेंट के साथ हुआ होगा, तो वो किसी न किसी वे में चाइल्ड पे भी इंपैक्ट किया होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अपने आप को यहां फोकस कर रहे हो टाइम ऑफ बर्थ पे, डेट ऑफ बर्थ पे, लेकिन इसके पीछे वाले पीरियड्स में क्या सभी के सभी जो उन हॉस्पिटल्स में आए थे वो एक जैसे में आए थे क्या? नहीं आए थे ना। इसीलिए उनका जो एक बिहेवियर होगा, उनका जो एक सोचने का ढंग होगा, उनका जो रहन सहन होगा, वो सब कुछ बदल जाएगा। कुंडली वही की वही रह जाएगी, बस सेकंडों के खेल हैं जो सब कुछ बदल दिया करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि एक्चुअल डिविजनल चार्ट्स जो है ना, वो लगन कुंडली बहुत सारे चार्ट्स का मिलने के बाद एक फाइनल आउटकम होता है।
एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो पराशर सिस्टम में ऑलमोस्ट 144 चार्ट्स दिए जाते हैं। 144 का लॉजिक ये है कि 12 घरों के 12 डिवीजन होके 144 डिवीजन बनते हैं और वो फाइनल आउटकम होते हैं। ये है मेन चीज। इसी कारण से इस सवाल का जो आपका जवाब है वो यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ पे आपको एक जैसी कुंडली दिखती है, लेकिन उनके पीछे के 9 महीनों के अंदर जो सिचुएशन है वो होती है। इसके अंदर भी एस्ट्रोलॉजी में एक बात कही जाती है कि जिस भी दशा में बच्चे का जन्म हुआ था तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ का एंड उसी दशा में हुआ हो। इस पे हम कभी आगे चर्चा करेंगे कि वो चीजें कैसे होती है। आज के लिए हम यहीं पे इन चीजों को समाप्त करते हैं। और जिन भी जातक जातिकाओं को ऐसा लगता है कि सेम जगह पे सेम टाइम पे कई सारे बच्चों का जन्म होता है तो हर कोई अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बनता, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से सोचना कि सबके पुराने 9 महीने एक जैसे नहीं होते। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फूडिंग फैक्टर्स, आपके आसपास की जो कुछ भी सराउंडिंग्स हैं, जो कुछ भी थॉट प्रोसेस हैं, जो कुछ भी आपकी जिंदगियों में चल रहा है, वो सब कुछ कुल मिलाकर आपको डिसाइड कराता है। इसलिए चीजों को सिर्फ वहीं से नहीं देखा जाता जहां पे वो दिख रही है। कई बार उन चीजों का जो ग्राउंड है वो उसके पीछे से तैयार हो रहा होता है। मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर पाओगे। एक्चुअल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी वैदिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। उन्हीं की कैलकुलेशंस हैं। वो सारी कैलकुलेशंस अगर बारीकी से सही है, टाइम ऑफ बर्थ अगर बिल्कुल सही पकड़ा गया है, तो फिर प्रेडिक्शन सही होगी, क्योंकि लग्नेश सोचने का ढंग भी सही पकड़ में आता है। यही रीजन है कि मैंने शुरुआत वाले वीडियोस में भी कहा है कि अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स को सही मानते हैं तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सवाल उठा पाएंगे। सो आई होप आप लोग रिसर्च करना शुरू करेंगे अपनी जिंदगियों पे और उसी को आप अपने कुंडलियों पे लगा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो मेहनत उन लोगों ने की है वो बिल्कुल काम की है, वाजिब है और हकीकत में नजर आती है। धन्यवाद।